नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इस व्याख्यान में हम हॉब्स के चिंतन की आलोचना के संबंध में बात करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था के संबंध में चित्रण किया था और हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकतावादी विचारों पर प्रकाश डाला था। उसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हॉब्स के चिंतन में कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं के संबंध में हम बात करेंगे। देखिए साथियों, कोई भी चिंतक आलोचना के दृष्टिकोण से परे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अपने विचारों का एक सीमित दायरा होता है और जब अन्य लोग उसके विचारों का विश्लेषण करते हैं तो वो अपने दृष्टिकोण से उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अपने अनुसार चिंतन करते हैं, जो उस विचारक के लिए आलोचना के बिंदु बन जाते हैं। तो यहाँ हॉब्स के चिंतन में भी हमें आलोचना के कुछ बिंदु दिखाई देते हैं, जिनके संबंध में हम बात करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतों की कई स्तर पर आलोचना की गई है। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना के अनेक बिंदु व्याप्त हैं। उनमें से कुछ प्रमुख बिंदु जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो निम्न प्रकार हैं। पहला, मानव स्वभाव का चित्रण दोषपूर्ण। हॉब्स ने मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण किया है। उन्होंने मानव को एकांकी, निराशावादी एवं घोर स्वार्थी, कपटी, लालची एवं क्रूर बतलाया है, क्षणभंगुर बताया है। जबकि मनुष्य में हो सकता है ये दुर्गुण हो, लेकिन इन दुर्गुणों के बावजूद भी बहुत से सद्गुण मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रकृति से ही निहित होते हैं। क्योंकि जिसमें क्रोध होता है उसमें प्रेम भी होता है, जिसमें घृणा होती है उसमें अनुराग भी होता है, और जो एक पक्षीय होता है वह बहुपक्षीय भी हो सकता है। तो हॉब्स का जो चिंतन का दायरा था वो एक पक्षीय लगता है, क्योंकि मनुष्य में दयालुता, परोपकार, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, सहयोग आदि बहुत से गुण पाए जाते हैं, जिनको हॉब्स ने अपने चिंतन में नकार दिया। हॉब्स ने केवल मानव के एक पक्षीय चिंतन, एक पक्षीय व्यवहार का ही चित्रण किया है, जो सही नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। हॉब्स द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक, अनैतिहासिक एवं असत्य प्रतीत होती है। जहां प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकांकी, हिंसक, कपटी एवं धूर्त था। हॉब्स स्वयं कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकांकी, हिंसक, कपटी एवं धूर्त है। फिर अचानक सामाजिक समझौता होने के बाद में वह शांतिपूर्ण समाज में कैसे रहने लग जाता है। यानी मनुष्य इतना सहयोगी, इतना शांतिपूर्ण, इतना सद्भावनापूर्ण कैसे हो जाता है। इसका हॉब्स के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि रातों रात व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। जो व्यक्ति कपटी, हिंसक, धूर्त होगा वो सहयोगी, शांतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण कैसे हो सकता है अचानक। इसका हॉब्स के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था का जो हॉब्स ने चित्रण किया ये अस्वाभाविक है, अनुचित है। तीसरा, जहां हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है यह अतार्किक है, क्योंकि अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त हो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ तो हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में समग्र अराजकता की स्थिति थी, सब जगह अराजकता, मत्स्य न्याय व्याप्त था, और दूसरी तरफ वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। तो जहां प्राकृतिक अवस्था छिन्न भिन्न हो, अव्यवस्थित हो, वहां प्राकृतिक अधिकारों की बात करना तो केवल काल्पनिक बात है। यह भी हॉब्स की आलोचना का एक बिंदु है। चौथा, निरंकुशता का समर्थन। हॉब्स द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था
पर कोई नियंत्रण नहीं है। होब्स ने जिस शासन व्यवस्था की बात की उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये निरंकुशता का समर्थन जो होब्स करता है वह पूर्णतया निरंकुश शासन की बात करता है। और वो तो यहां तक कहता है कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में, व्यक्ति को किसी भी स्थिति में निरंकुश शासक के आदेशों की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। केवल एक जगह वह शासक के आदेशों की अवहेलना का अधिकार देता है जहां व्यक्ति के प्राणों को संकट हो। तो ऐसी स्थिति में जहां पूर्णतया निरंकुश शासन की बात होब्स करता है तो ये तो वैसी स्थिति हो गई कि कुएं में से निकाल के बावड़ी में डाल दिया, तो इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई। तो इससे बढ़िया तो प्राकृतिक अवस्था ही ठीक थी। उस पर न तो व्यक्ति के अधिकारों का, न कानून का, न ही किसी अन्य सत्ता और संगठन का अंकुश है। जो होब्स जिस अवस्था की बात करता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। इस अवस्था में मनुष्य की स्थिति पशुओं के झुंड जैसी लगती है जिसमें एक चरवाहा सबको नियंत्रित करता है। जैसे बहुत से पशुओं को एक चरवाहा नियंत्रित करता है ना, तो वैसा ही है कि ये पशुओं का एक झुंड है, यानी लोगों का एक झुंड है जिसको निरंकुश शासक नियंत्रित करता है और अपनी मर्जी, मन मर्जी उन पर थोपता है। तो ये जो निरंकुशतापूर्ण शासन व्यवस्था का होब्स समर्थन करता है, ये एक तरह से वैसी स्थिति कि इधर कुएं में से गिरे और बावड़ी में डाल दिए, ऐसी स्थिति है। तो ये सही नहीं है। होब्स के सामाजिक समझौते की इन आलोचनाओं के बावजूद भी यह समझौता कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखते कैसे? इसमें राज्य को दैवी उत्पत्ति एवं प्राकृतिक विकास का परिणाम नहीं मानकर मानव निर्मित एक कृत्रिम संस्था बताया गया है। होब्स ने कहा कि राज्य न तो देवताओं द्वारा उत्पन्न किया गया और न ही यह कोई मानव, यही नहीं यह कोई प्राकृतिक संस्था है, प्रकृति से इसका कोई विकास हुआ। यह कृत्रिम संस्था है जिसका मनुष्यों ने स्वयं निर्माण किया। होब्स के विचारों ने संप्रभुता की धारणा को प्रतिपादित करने का मार्ग प्रस्तुत किया है। ये जो संप्रभुता की धारणा, हालांकि संप्रभुता की बात होब्स से पहले भी प्रचलित थी, लेकिन जिस नए रूप में, जिस नई व्यवस्था के तहत होब्स ने संप्रभुता की बात की, वह दृष्टिकोण बिल्कुल राजनीति विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल नया है और यह होब्स के चिंतन का एक महत्वपूर्ण योगदान राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए माना जा सकता है। राजनीतिक चिंतन में होब्स का योगदान। होब्स राजनीति शास्त्र की विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन पद्धति का निर्माण करने वाला प्रथम ब्रिटिश विचारक है। होब्स सर्वोपरि राज्य सत्ता का समर्थक रहा है। उसने धर्म और राजनीति को न केवल पृथक किया अपितु धर्म को राजनीति के अधीन भी बतलाया है। धर्म को राजनीति के अधीन बतलाया है, ध्यान रखिए आप। होब्स द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिवादी विचार उसकी महान देन है। उसने व्यक्ति के कल्याण और सुरक्षा को साध्य घोषित किया है। उसने राज्य को निरंकुश अधिकार इसी दृष्टि से दिए हैं कि वह समाज में शांति स्थापित करे और व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करे। ये जो उन्होंने निरंकुश शासन तंत्र की बात की है, तो यह कई दृष्टिकोण से सही भी है, क्योंकि निरंकुश शासन तंत्र में संपत्ति और जीवन की सुरक्षा ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। थॉमस होब्स ने संप्रभुता को उन अयोग्यताओं से पूर्णतया मुक्त कर दिया जिन्हें बोंदा ने आवश्यक रूप से अपने सिद्धांतों में बनाए रखा था। यानी जो संप्रभुता की जो कमियां थी, जो कुछ अयोग्यताएं थी, उन सबको भी होब्स ने अपने चिंतन में बिल्कुल दूर कर दिया। तो इस प्रकार जॉन लेयर्ड कहते हैं कि होब्स प्रतिभा संपन्न मनोवैज्ञानिक, उत्कृष्ट तत्वज्ञानी, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक एवं एक ऐसा नैतिकतावादी विचारक हैं जिसे ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक भी कहा जा सकता है। तो कुल मिला के इन सब दृष्टिकोणों से अगर हम अध्ययन करते हैं तो होब्स के चिंतन में कई सकारात्मक बिंदु भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जो राज्य उत्पत्ति के 6 सिद्धांत है, उनमें से एक मुख्य सिद्धांत सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, इसका अग्रणी विचारक भी थॉमस होब्स हैं। इसके बाद में 2 अन्य विचारक और आए जिन्होंने सामाजिक समझौतावादी चिंतन का समर्थन
सामाजिक समझौतावादी विचार का समर्थन किया वो थे एक तो जॉन लॉक और एक रूसो, जीन जैक्स रूसो। लेकिन हॉब्स उनमें प्रथम विचारक हैं। तो हॉब्स का चिंतन कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और विशेषकर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए और प्राध्यापकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आपको विस्तृत रूप से समझना होगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे और अगले व्याख्यान में हम दूसरे सामाजिक समझौतावादी विचारक जॉन लॉक के चिंतन के संबंध में बात करेंगे। एक बार आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद।